हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चला हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चला हुआ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में बच्चों हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ अपने आप में एक बिल्कुल ईजी टॉपिक है अपने पास में, कोई ज़्यादा इसमें मतलब टफ वाली बात नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। हाँ, अच्छे यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन जो है काफ़ी अच्छा बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। जैसे कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज होते हैं उनके बीच में बच्चों एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है। मीन्स आपने ये पढ़ा हुआ कि दो चार्ज पार्टिकल, दो पॉइंट चार्ज हैं अपने पास में, वो या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। वो अलग बात है कि दोनों चार्ज लाइक है तो वो रिपेल करेंगे, अगर वो दोनों चार्ज लाइक है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब उनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है। और ये हम जानते हैं, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक चार्ज है मतलब एक जैसे चार्ज हैं, जैसे या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अनलाइक चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मीन्स वो उनके बीच में जो अट्रैक्ट करने की या रिपेल जो कर रहे हैं वो एक फोर्स तो है अपने पास में, कोई ना कोई फोर्स है जिसकी वजह से वो रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमें आज पढ़नी है, जिसको आप कूलॉम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से बोल सकते हो। तो यहां पर हमने क्या कहा, देखिए कूलॉम्स ने क्या कहा कि अगर आपके पास में कोई दो पॉइंट चार्ज है, जैसे एक पॉइंट चार्ज ये ले लेता हूं मैं और एक पॉइंट चार्ज ये ले लेता हूं। मेरे पास में कोई दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। मान लेता हूं हमारे पास में ये पॉइंट चार्ज Q1 है, एक पॉइंट चार्ज Q2 है, दो पॉइंट चार्ज है। अब ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। अट्रैक्ट कब करेंगे? अनलाइक होंगे। रिपेल कब करेंगे? जब ये लाइक होंगे। और इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को एक डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाता है। लेट वो डिस्टेंस मान लेता हूं R। कितनी बोलो? दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज है। अब बच्चों पॉइंट चार्ज का मतलब ये क्या हुआ? क्या आप ऐसा नहीं कर सके कि दो स्पेरिकल बॉडी ले ली, मान लो दो स्पेरिकल बॉडी ले ली और मान लो इस स्पेरिकल बॉडी पर Q1 चार्ज, इस पर Q2, तो क्या इनके बीच फोर्स नहीं निकाल सकते? फोर्स तो निकाल सकते हैं, बट ये पॉइंट चार्ज के लिए ही हम फॉलो करेंगे कूलॉम्स लॉ को, ठीक है ना। उसका कारण आपको पता लगेगा क्लास में, ठीक है ना। मतलब पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या है? पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि दो बॉडी पॉइंट चार्ज कब कहलाएंगे? जब उन बॉडीज का डायमेंशंस यानी कि साइज एज कंपेयर टू इट्स सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। समझ रहे बात है, ठीक है ना। अगर दो पार्टिकल आपके पास में, दो बॉडी है, जैसे ये दो चार्ज्ड पार्टिकल है, इनका जो डायमेंशंस, इनका जो साइज है एज कंपेयर टू आर बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, तभी इनको हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, पॉइंट चार्ज पार्टिकल या पॉइंट चार्ज बॉडी बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है बात है? तो हमें सबसे पहली बात तो पॉइंट चार्ज लिए गए। अब कूलॉम्स लॉ बोला कि या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या फिर ये रिपेल करेंगे, मतलब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। तो बच्चों वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ना, मान लेता हूं F है, एंड दिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज द प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मीन्स ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उनके बीच लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर है बात? इनका प्रोडक्ट जितना कम होगा फोर्स उतनी ही वीक होगी। क्लियर है बात है? दूसरा फैक्टर ये पाया हमने कि भाई इनके बीच लगने वाली फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R के भी नहीं, हम बोल सकते हैं R स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस दो चार्ज पार्टिकल है, उनके बीच कुछ डिस्टेंस थी, उनके बीच कुछ फोर्स लग रहा था। अब जो जो R को मैं बढ़ाता गया, इंक्रीज कराता गया, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाते गए, तो फोर्स डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज ज़्यादा ही रेट से डिक्रीज हो रही है। जैसे कि दो चार्ज पार्टिकल्स थे, आपने उनके बीच की डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। आपने उनके बीच का सेपरेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो फोर्स 9 टाइम्स डिक्रीज होगी। 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो 16 टाइम डिक्रीज होगा। तो जो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स लग रही है वो डिस्टेंस के साथ, मतलब इनके बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनके बीच का सेपरेशन जितना कम होगा, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी।
क्लियर। अब दूसरी बात है, ये इनके बीच की जो आर है, जो आर है वो हमेशा ग्रेटर देन, ये वैल्यू हमेशा क्या नहीं, कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। आर की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच डिस्टेंस इससे अगर कम हो जाता है तो वहाँ पर एक नए टाइप की फोर्स डेवलप हो जाती है, वो होती है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी? न्यूक्लियर फोर्स। आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। खैर इस फोर्स की मैंने आपको रेंज बताई, तो एटलीस्ट कितनी डिस्टेंस आप ले सकते हो, 10⁻⁻15 ले सकते हो, इससे कम आप नहीं ले सकते। इससे कम लोगे तो आप इनके बीच फोर्स को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? कूलम्ब्स फोर्स। तब देखिए दोनों दो फैक्टर मेरे को मिले। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने जब कंबाइन किया तो हमने पाया कि फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को कभी भी जब इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो आई के, क्या आई बोलो, के मान लेता हूं, एक कांस्टेंट वैल्यू आई के ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर अपनी नॉलेज के लिए, अपने रिमेंबर के लिए आप इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो। कौन सा कांस्टेंट बोल सकते हो इसको आप? कूलम्ब कांस्टेंट बोल सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब हमें एक बात तो मिल गई। अब दो चार पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे थे या रिपेल कर रहे थे, कितनी फोर्स से कर रहे थे, कितनी फोर्स से कर रहे थे, फोर्स का फॉर्मूला हमें मिल चुका है। बट अभी भी एक हमारे पास में कंफ्यूजिंग है कि सर ये जो k है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इस k की वैल्यू क्या होगी, ये भी हमारे पास में दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। अब k की वैल्यू क्या होगी ये भी देखिए, k डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? पहला फैक्टर सिस्टम ऑफ यूनिट। किस पे डिपेंड करता है? सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। आपने कौन सा सिस्टम लिया हुआ है? एसआई सिस्टम में पढ़ रहे हो, सीजीएस सिस्टम की बात चल रही है, कौन से सिस्टम की बात चल रही है, वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करता है? अपने पास में सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है? मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम। भाई दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में मीडियम क्या है? ठीक है ना, कोई या कोई स्लैब रखी हुई है, या दोनों चार्ज पार्टिकल किसी और मीडियम में ले जाते हैं, मतलब किस मीडियम में, इस बात पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम। कौन सा मीडियम? इन बिटवीन द चार्जेस। इन बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। फिर से हमने फोर्स का फॉर्मूला देख लिया, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये बात समझ में आई कि फोर्स में तो k, इस k की वैल्यू क्या होती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, इस k की वैल्यू क्या लेनी है आपको, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट पे, और दूसरा उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच मीडियम। मींस दोनों चार्ज पार्टिकल हो सकता है आपने वाटर में ले रखे हो, अपने वाटर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अल्कोहल में कर रहे हो, किसी भी अलग कोई भी मीडियम हो सकता है हमारे पास में जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है ये। क्लियर है ना बात? क्लियर है बात? नोट करें, ठीक है ना। वीडियोस को पॉज करो, नोट करते चले जाएं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो k की वैल्यू अब हमें देखना है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है, मीडियम्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखें बच्चों। अब k की वैल्यू, एक बात तो याद रखना बच्चों, k की वैल्यू जो होती है सीजीएस सिस्टम में, इसकी वैल्यू जो होती है k की, वो होती है 1। याद रख लें, याद रख लें, k की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट k की वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है वैल्यू इसकी? 1 होती है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 लेंगे। कितनी लेंगे बोलो? 1। क्लियर है मेरी बात? ठीक, अच्छा बात। अब बात बचती है सिस्टम ऑफ यूनिट में। सीजीएस में तो 1 हो गई। अब हमारा एक सिस्टम है एसआई सिस्टम। किस? एसआई सिस्टम। k की वैल्यू इन एसआई सिस्टम क्या होगी, ये अब इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फ्री स्पेस है,
मतलब एयर है या वैक्यूम, एयर वैक्यूम दोनों बोल सकते हो, दोनों के लिए वैल्यू सेम ही होगी, थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है ना, वो खास नहीं। एयर वैक्यूम है या फिर कोई और मीडियम है, जैसे वाटर है, माइका है, इंसुलेटर है, कंडक्टिंग मटेरियल, कोई कंडक्टिंग स्लैब, क्या है, समझ में आ रही बात मेरी बात। अब दो चार्ज पार्टिकल के बीच हो सकता है फ्री स्पेस हो सकता है कोई अनदर मीडियम हो, तो के की वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में अगर चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में है तो बच्चों के की वैल्यू आपको लेनी है 1/4πε0। अगर कोई मीडियम है तो के की वैल्यू लेनी है 1/4πε। यहां पर तो बच्चों एप्सिलॉन, इसको क्या बोल सकते हैं आप, ये क्या है हमारे पास में, ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलोगे आप, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन होता क्या है, ये होती है हमारे पास में, याद रख लें, इसको डिटेल से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल, जब आपको पोलराइजेशन पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब बच्चों एयर या वैक्यूम बोल सकते हैं आप। अगर दो चार्ज पार्टिकल एयर में हैं या वैक्यूम में हैं तो वहां की जो परमिटिविटी लिखी जाएगी एप्सिलॉन नॉट होगी, और ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम। एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब बात आती है एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, मतलब फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, परमिटिविटी की वैल्यू होगी, वो होगी बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, यूनिट आपको बता देंगे कैसे आई है, ठीक है, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। खैर ये मैं आपको बता दूंगा, बट इसकी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुने, हमने पढ़ा है कूलॉम्स फोर्स, वैल्यू आई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो हमारे पास में होंगे ही, ये वैल्यूज तो होंगी। अब बात आती थी के की, अब के की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था सीजी सिस्टम 1 होती है, ऐसा ही सिस्टम में चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में है या किसी मीडियम में है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। बट मीडियम में हम कुछ समय के बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे जब आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी दोनों चार्ज पार्टिकल को आप फ्री स्पेस में रख रहे हो, तो अगर फ्री स्पेस में रख रहे हो तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाली फ्री स्पेस में फोर्स F0 मान लेता हूं, के की वैल्यू रखी जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में है, ठीक है ना, तो ये आ गया। हाँ वो अलग बात है कि फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू कितनी आएगी, हमें पता है 1/4πε0। आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो, पाई की वैल्यू जानते हो, अगर यहाँ पर पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 9 × 10⁹। याद रखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास में 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ आएगी। क्लियर है मेरी बात, 9 × 10⁹ आएगी। क्लियर है ना बात बच्चों। यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में, के की यूनिट जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। खैर मैं यूनिट तो मैं आपको बता दूंगा निकालने किस तरीके से, याद होनी चाहिए। एक तो मेरे को बात बताता आपको, ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चों आपको, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बच्चों की के की वैल्यू क्या होती है इन फ्री स्पेस, 9 × 10⁹। क्लियर है बात। मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। सिस्टम ऑफ यूनिट से तो हमने निपटारा ले लिया था, इस चीज में तो 1 आई थी, एसआई सिस्टम बात करते हैं। अब दो एसआई सिस्टम की वैल्यू क्या होगी ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने मीडियम क्या लिया हो। हम फ्री स्पेस में फोर्स का फॉर्मूला जान चुके हैं, मीडियम में कुछ समय के बाद डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप वीडियोस को पॉज करके बच्चों नोट जरूर कर ले, ठीक है ना, ओके कर दे साहब, ठीक है ओके। तो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब ये आया कोई भी दो चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में है तो उनके बीच लगने वाली फोर्स तो निकाल सकते हैं बच्चों। हम नहीं निकाल सकते क्या, हाँ निकाल सकते हैं सर। कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच फोर्स तो निकाल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। जैसे कहते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस,
2 पॉइंट चार्जेस, जैसे 3 माइक्रो कूलम एंड और ले लेते हैं जैसे 2 माइक्रो कूलम, ठीक है ना, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। अभी 2 लाइक चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस सेपरेट कर दिया जाता है, तो उनके बीच लगने वाली फाइंड कूलॉम्स फोर्स। कौन सी फोर्स? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, एक्टिंग इन बिटवीन देम। क्लियर है? चलो निकाल देते हैं, इसमें क्या खास बात है, कूलॉम्स फोर्स ही निकालनी है। अब 2 चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है, Q2 की वैल्यू दे रखी है, और उनके बीच का सेपरेशन दे रखा है। मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली क्लास में कि 1 माइक्रो कूलम जो होता है वो 10 की पावर -6 कूलम के इक्वल होता है। सो जो आपका चार्ज Q1 दे रखा है 3 माइक्रो कूलम, उसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करो, 3 × 10 की पावर -6 कूलम। इसी तरीके से Q2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2 × 10 की पावर -6 कूलम, और डिस्टेंस है वो भी सीजीएस में दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? 10 की पावर -2 मीटर से। तो इनके बीच लगने वाली फोर्स की वैल्यू क्या यूज करोगे? फ्री स्पेस की बात चल रही है तो फॉर्मूला K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू तो आप जानते हो 9 × 10⁻9 है। Q1 की वैल्यू आई है बच्चों 3 × 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू 2 × 10 पावर -6/r का स्क्वायर, मीन्स 3 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 से 9 कैंसिल हो गया बच्चों। अब ये देखिए 3 × 2 हो जाएगा कितना? 6 हो गया। 10 की पावर -6 और -6 कितना हो गया? माइनस का 12 हो गया। माइनस का 12 और प्लस का 9, तो 10 की पावर कितना बचेगा? -3/10 की पावर -2 का स्क्वायर माइनस का 4। -4 ऊपर ले जाओगे प्लस का 4, प्लस का 4 और माइनस का 3, 10 की पावर +1 बचेगा, मतलब 10 बचेगा। 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 60 न्यूटन आएगी। और इनके बीच फोर्स का नेचर है वो कैसा होगा? रिपल्सिव। अब ये रिपल्सिव क्यों है? क्योंकि दोनों कैसे चार्ज हैं? लाइक चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो इतनी फोर्स से दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रही है। मतलब किसी भी 2 चार्ज पार्टिकल अगर फ्री स्पेस में रखे हुए, कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल्स कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट वेरी इजीली, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको कूलॉम्स लॉ की कुछ इंपॉर्टेंस बताते हैं आपको, उससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स करने से पहले कूलॉम्स लॉ की आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस बताते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये जो लॉ है ओबे है फॉर ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ऐसा क्यों? ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हो बच्चों यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। जो अपना कूलॉम्स लॉ है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर बात करते हैं। पहला लॉ देखो, अपने पास में 2 चार्ज पार्टिकल आपने लिए थे, एक तो Q1 लिया था, एक चार्ज पार्टिकल Q2 लिया था, उनके बीच कुछ सेपरेशन था। हो सकता है कि दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो, मतलब लाइक हो सकता है कि इनमें से एक चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो, दूसरा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो, मतलब अनलाइक भी हो सकते हैं। तो यानी कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल, रियलिटी में क्या होता है कि Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगाते हैं। Q1 चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? इस डायरेक्शन में रिपेल। क्या करेगा? रिपेल। मान लेते हैं ये फोर्स F21, कितनी बोलो? F21, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल Q2 ड्यू टू Q1। अब 2 के ऊपर लगने वाली 1 की वजह से F21 फोर्स मान लेते हैं, इधर लगेगी। अब Q2 भी तो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो भी कैसे लगाएगा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव को तो रिपेल ही करेगा इन दिस डायरेक्शन। F12 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल Q1 ड्यू टू Q2। क्लियर बात? ये जो दोनों फोर्स हैं बिल्कुल इक्वल होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहां पर बात की जाए तो Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा
अभी नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। कितनी फोर्स है, F21 फोर्स है। Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फोर्स कितनी हो जाएगी, F12 मीन्स दो चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। अब बात ये आती है हमारे पास में कि ये दोनों फोर्स जो होते हैं, पहली इंपॉर्टेंस तो ये क्या होती है, किसी भी 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाली जो फोर्स होती है वो किधर होती है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कूलॉम्स फोर्स, पहली इंपॉर्टेंस, कूलॉम्स फोर्स ऑलवेज एक्टिंग, या ऑलवेज एक्टिंग लिख देते हैं, चलो, एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ऑन द चार्ज पार्टिकल along the line joining 2 charges। समझ में आई बात, मतलब इन दोनों चार्ज को मिलाया तो ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग ही फोर्स होगी। ये ऐसा थोड़ी कि यहां पर इधर फोर्स लग जाएगी, ऐसा नहीं। इन दोनों चार्ज को पार्टिकल्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स होगी हमेशा, ये बात ध्यान में रखनी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, मैं आपको बताता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 के ऊपर जितनी फोर्स लगाता है, Q2 भी Q1 के ऊपर उतने ही अमाउंट में फोर्स लगाता है। मतलब ये अगर बात की जाए, ये फोर्स F12 फोर्स और F21 की बात की जाए तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होता है, इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाते हैं। जैसे अगर ये मान लेता हूँ 1 कूलम चार्ज था, ये 10 कूलम चार्ज था। अब 1 कूलम चार्ज 10 कूलम के ऊपर जितने अमाउंट में फोर्स लगाएगा, 10 कूलम भी उतनी फोर्स लगाएगा, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। किसी पार्टिकुलर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब प्रोडक्ट तो Q1 इंटू Q2 निकालू या Q2 इंटू Q1, बात एक ही आएगी ना, ठीक है ना बात। और दूसरी बात, ये फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, दे आर इन ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन। देख रहे हैं यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर रही है, यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से है तो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में, और अलग अलग पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स हैं। ये फोर्स जो लग रही है Q1 पे लग रही है, ये फोर्स Q2 पर लग रही है। मतलब कूलॉम्स फोर्स बोल सकते हैं कि दो इक्वल फोर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं और डिफरेंट पार्टिकल पे लग रही हैं, ठीक है ना। और ये भी कूलॉम्स फोर्स है, ये भी कूलॉम फोर्स है। ऐसा नहीं कि ये कूलॉम फोर्स है, ये कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, अलग नेचर की फोर्स भी नहीं है, दोनों सेम नेचर की फोर्स हैं। तो यही तो न्यूटन्स थर्ड लॉ था बच्चों, एक्शन एंड रिएक्शन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, एक्शन एंड रिएक्शन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द 2 डिफरेंट बॉडी। तो हमारे पास में मैं बोल सकता हूँ कि ये कूलॉम्स फोर्स होती है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्योंकि दोनों इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और डिफरेंट पार्टिकल पे लग रही है और सेम नेचर की है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि कूलॉम्स लॉ इज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का जो थर्ड लॉ था उसको ओबे कर रहा है। मतलब हमारे पास में बोल सकता हूँ कि कूलॉम्स लॉ है वो एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर है कूलॉम्स फोर्स का। मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। अब दूसरी बात, मैंने एक बात और बताई थी आपको कि दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज क्यों होनी चाहिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलो मान लो अपने पास में कि 2 बॉडी ले लेते हैं सर, एक बॉडी ये ले लेते हैं, एक बॉडी ये ले लेते हैं। इसके पास चार्ज Q1 था, इसके पास चार्ज Q2 था, इसके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था इसके सरफेस पर कुछ इस तरीके था। हो सकता मान लो इसकी पूरे वॉल्यूम में हो, कहीं पर भी किसी तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है यहाँ पर, क्लियर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था इसके ऊपर। आप कहोगे सर इनके बीच की अब डिस्टेंस क्या लें, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या डिस्टेंस लें इनके बीच का, सेपरेशन क्या लें? तो आप ऐसा कर लेते हैं कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है,
तो क्यों ना ऐसा मान लेते कि पूरा पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो ये रहा, मतलब ऐसा मान लेते हैं पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेट है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेट है। तो अब हमें जो इनके बीच की डिस्टेंस लेनी चाहिए वो इन दो बॉडीज के सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेनी चाहिए। तो आप बिल्कुल आसानी से इनके बीच का फोर्स निकाल सकते हो, के Q1 Q2 बाई जो भी डिस्टेंस है R की। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो है गलत बच्चों, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो है गलत बिल्कुल। ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये कुछ इस तरीके से इधर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस सर पर, फर्दर सरफेस पर जाकर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर रिपेल हो जाएगा। और ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये चार्ज भी इधर से रिपल्सन की वजह से इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये नहीं कह सकते कि इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर या ये है, मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेट है या ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेट है। नो, चेंज हो गया, ठीक है ना। इसलिए ये फोर्स का फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं कि ये जो कूलम्ब्स फोर्स है ओबे किसके लिए, ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए ओबे है। और ये फोर्स का फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हो जब दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो। क्लियर है बात है, ठीक है ना। कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्ब्स लॉ ओबे ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड चार्ज जो होते हैं वो किस पे होने चाहिए, चार्जेस आर इन रेस्ट या एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल किस पे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। किस पे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। बात क्लियर है, समझ में आ रही है ना, ठीक है, अच्छी बात। उसके बाद और लिख लेते हैं इंपॉर्टेंस, देखो इसकी। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में एक चार्ज पार्टिकल है सर Q1, एक चार्ज पार्टिकल है Q2, मान लेते हैं दोनों के बीच एक फोर्स लग रही है, ठीक है ना, दोनों के बीच क्या लग रही है कि फोर्स लग रही है। मतलब ये हुआ Q2 चार्ज पार्टिकल इस Q1 चार्ज पार्टिकल को इधर रिपेल कर रहा है, मान लो F12 फोर्स से, 1 के ऊपर 2 की वजह से। अब ये वाला चार्ज पार्टिकल भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है F21। हमें जानते हैं कि दोनों फोर्स आपस में कैसी होती है, बिल्कुल इक्वल होती हैं। अब अगर यहां पर किसकी इनके एटमॉस्फेयर में कोई थर्ड चार्ज आ गया किसी भी नेचर का, मान लो कंसीडर एज नेगेटिव, को नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से F13 से, और ये भी इसको पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F31 से। तो रियलिटी में इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो पहले फोर्स लग रही थी, क्या इस चार्ज के आने से इन दोनों की फोर्स जो है वो डिस्टर्ब हुई क्या, तो आंसर है नो। इनके बीच लगने वाली फोर्स डिस्टर्ब नहीं होगी। मींस ये किसी भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाली कूलम्ब्स फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कोई दूसरा चार्ज यहां पर प्रेजेंट है या अब्सेंट है। ये फोर्स कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है बच्चों, इनके बीच लगने वाली फोर्स कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। क्लियर है ना। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि कूलम्ब्स फोर्स इन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डज नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर चार्ज, उनसे अफेक्टेड नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगी वो फोर्स। क्लियर है बात है, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूं, ऐसा लिख सकते हैं, कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस does not depend, it does not depends presence or absence of any other charge, किसी भी अदर चार्ज के प्रेजेंट होने से या अब्सेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कूलम्ब फोर्स डज नॉट डिस्टर्ब बाय एनी अदर चार्ज। क्लियर है बात है, समझ में आई बात।
ये फैक्टर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों वीडियो को पॉज करो और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। वीडियो को पॉज करें बच्चों और इसको नोट कर लें और फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। नोट करते चले जाएं। नोट करते चले जाएं। चलो कहानी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, कर लिया नोट? ओके, कहानी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं? कूलॉम्स लॉ। अभी देखो मैंने कोई मीडियम इन्वॉल्व नहीं किया अभी तक, कोई भी मीडियम इन्वॉल्व नहीं किया है। ठीक है ना, करेंगे थोड़े समय के बाद इन्वॉल्व। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो ओके। अब बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में जैसे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करता हूँ। ठीक है ना, जैसे एक बिल्कुल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं अपने पास भी यहाँ पर और यहाँ पर 3 चार्ज पार्टिकल है, Q1, Q2 एंड Q3। मान लो Q1 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी मान लेता हूँ, +1 कूलम। इसकी वैल्यू दे दी आपको -1 कूलम और इसकी वैल्यू दे दी आपको +2 कूलम। कूलम में ले लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, ऐसे ले लेता हूँ। और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे ये टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ 3 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर। सवाल ये है, फाइंड नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q1। तो Q1 चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स निकालनी है। किसके ऊपर है? Q1 चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली नेट फोर्स निकालनी है। बात यह आती है कि Q1 चार्ज पार्टिकल को ये वाला चार्ज पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर निकालनी है। पहले बात कर लेते हैं Q2। अब Q1 चार्ज पार्टिकल को Q2 चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल? अब Q1 है पॉजिटिव और Q2 है नेगेटिव। अब इनको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल Q1 पॉजिटिव चार्ज को तो अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को नाम दे देते हैं F2। कौन सी बोलो? F2। Q2 चार्ज पार्टिकल Q1 को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और ये फोर्स जो है आप लिख सकते हो, F2 की वैल्यू लिख सकते हो। वैल्यू फॉर्मूला बताइए क्या है? K Q1 Q2 बाई R²। K को बाद में पुट कर लेंगे। Q1 की वैल्यू है 1 कूलम, Q2 की वैल्यू भी है 1 कूलम। अब साइन नहीं लेंगे, साइन नहीं लेंगे। साइन से तो ये पता हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नेगेटिव साइन से मान लो नेगेटिव साइन ले लेते हैं आप, तो ये फोर्स कैसी आती? नेगेटिव। नेगेटिव साइन यही बताता कि इन दोनों बीच लगने वाली फोर्स अट्रैक्टिव है। पॉजिटिव आती है तो ये बताता कि रिपल्सिव है, बाकी कुछ नहीं। साइन नहीं लेना आपको। ठीक है, बाय R²। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? 1.5, मतलब 3/2। 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। क्लियर है? ओके। तो ये वैल्यू आई 9 × 10⁹ इंटू 1 है, कुछ नहीं। 3/2 का स्क्वायर, 9/2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 4 × 10⁹ ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। अब इसी तरीके से मैं ये बोलूँगा कि Q3 भी तो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब इनके बीच फोर्स लग रही थी तो इसका कोई इफेक्ट नहीं था, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं है फोर्स। अब Q3 पॉजिटिव है, Q3 कैसा है? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा। मान लेता हूँ ये फोर्स इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही F3 लगा रही है। अगर हम F3 की बात कर लेते हैं तो F3 फोर्स कितनी होगी बच्चों? ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मतलब इनके बीच लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? दैट इज K Q1 Q3 बाई R²। तो K की वैल्यू तो आप जानते ही हो, 9 × 10⁹ है। Q1 की वैल्यू 1 है, Q3 की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम है। बाय ये डिस्टेंस कितना है? 3 का स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आई 2 × 10⁹ न्यूटन। अब बात ये है कि ये दोनों फोर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है क्या? पॉजिटिव है।
अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो ऐड हो जाती, अपोजिट में तो सब्ट्रैक्ट होगी। अब सब्ट्रैक्ट कैसे होगी, ज़्यादा में से कम वाली। F2 तो ये है और ये F3 है, तो F2 ज़्यादा है ना, F2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स निकालोगे तो वो आएगी F2 माइनस F3, F2 माइनस F3। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर ही बचेगी ना, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है ना। और वैल्यू आएगी, इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो 10 टू इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, 10 टू पावर 9 तो कॉमन आ गया, अंदर बच्चा हमारे पास में 4 माइनस 2 2, यानी कि रिजल्ट आएगा 2 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। दिस इज आवर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया ना, ठीक है ना। फिर इसको पोज करो और इसको नोट करें। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तुम तो ठहरे, तो ठहरे, तो ठहरे। अच्छा बच्चों, चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन ऐसा भी ले लेते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता हमारे पास में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार आया, सीबीएसई में पूछा गया, एक बार तो जेईई में पूछ लिया गया था, ठीक है ना। तो व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट दोनों बतानी है आपको। चलो बता देते हैं। आपको करना क्या है, के की यूनिट निकालनी है, जैसे तो के से रिलेटेड कोई फॉर्मूला देखिए, यस आप जानते हैं ये फॉर्मूला है, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ इंटू आर स्क्वेयर बाई Q1 Q2। अब यूनिट की बात की जाए, के की यूनिट क्या होगी, तो वो निकल गई यहाँ से। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर स्क्वेयर डिस्टेंस का स्क्वेयर मतलब मीटर स्क्वेयर, पर कूलम चार्ज की यूनिट कूलम, कूलम कूलम कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वेयर यूनिट होगी। यहीं से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप बता सकते हो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों जानते हो, नहीं जानते तो याद कर लें, MLT की पावर -2, आर स्क्वेयर मतलब डिस्टेंस का स्क्वेयर मतलब लेंथ का स्क्वेयर L स्क्वेयर बाई, और मैंने आपको चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, AT कितना, AT। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिए बच्चों, AT। अब Q1 Q2 है तो A स्क्वेयर T स्क्वेयर, रीअरेंज कर दो आप इसको, M ठीक है, L और L स्क्वेयर हो जाएगा L क्यूब, T की पावर 2 को ऊपर ले जाओ, T पर -2 और -2 ऑलरेडी पहले ही है तो -4, और A स्क्वेयर को ऊपर ले जाओ तो A की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K। क्लियर है। अब एप्सिलॉन नॉट की बात और कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए और फोर्स को यहाँ पर ले आइए। चलो बोलो यूनिट बोलो, एप्सिलॉन नॉट की कितनी हो जाएगी यहाँ से, Q1 Q2 मतलब कूलम स्क्वायर पर 4 पाई तो कांस्टेंट है, फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन डैश इसकी मीटर स्क्वायर कूलम। आप यूनिट देख रहे हो जस्ट रिवर्स है इनकी, ठीक है ना, क्योंकि के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इन्वर्सली है आपस में। चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और बता दो बच्चों, कितना हो जाएगा, यहाँ से बता दो। Q1 Q2 मतलब चार्ज का होता है AT, तो A स्क्वेयर T स्क्वेयर Q1 Q2 है तो बाई 4 पाई कांस्टेंट है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT की पावर -2 R स्क्वेयर मतलब L स्क्वेयर। रीअरेंज करोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर +4, A की पावर 2, ये आएगा। सोल्व कर लेना, जस्ट इसका रिवर्स ही होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा। क्लियर है बच्चों, कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं सर, इसमें कोई खास बात नहीं है सर, ठीक है। चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट कर लें, नोट कर लिया, ओके। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। चलो देखो, कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हैं हम, कूलॉम्स लॉ। अब हमने ये भी देखा कि कूलॉम्स लॉ SI सिस्टम में पढ़ रहे हैं, CG सिस्टम में K की वैल्यू 1 मिली थी, SI सिस्टम में 9 × 10⁻⁹। बट जब फ्री स्पेस हो और SI सिस्टम में, अभी मीडियम ने इन्वॉल्व किया मैंने,
ठीक है ना, कर देंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में इन्वॉल्व करेंगे जरूर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी बना लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें क्या खास बात है। जैसे बिल्कुल पॉपुलर सवाल, हर किताब में, हर बुक्स में, एनसीईआरटी सब कुछ सब जगह मिल जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये इसकी साइड कुछ भी मान लेता हूँ, मान लेते हैं इसकी जो साइड है वो है बच्चों डी, तो ये भी डी, ये भी डी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आप ये भी जानते हो हर एक एंगल कितना हो जाएगा इसका, 60 डिग्री का। अब यहाँ पर मान लो कहीं पर भी, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है Q1, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है Q2, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है Q3। सवाल कैसे भी चेंज कर लेते हैं, मतलब जैसे अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि यहाँ पर जो चार्ज है इसकी वैल्यू है +Q चार्ज है, यहाँ पर मान लो +2Q चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लेता हूँ कि +3Q चार्ज। सवाल ये है कि वो आपसे ये कह देगा किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स निकाल दीजिए आप। जैसे मैं कहूँगा Q2 के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स, तो Q2 चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, Q1 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। मैं कहता हूँ Q1 के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स निकाल दो, Q2 की वजह से और Q3 की वजह से। चलो इसके ऊपर निकाल लेते हैं, इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स। अब Q1 के चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये चार्ज पार्टिकल क्या लगाएगा, फोर्स। कैसे लगाएगा, Q2 चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इस चार्ज पार्टिकल इधर रिपेल करना चाहेगा। ये फोर्स मान लेता हूँ, मान क्या लेते हैं F12, 1 के ऊपर लगने वाली 2 की वजह से। और ये फोर्स जो होगी हमारे पास में मैग्नीट्यूड लिखे कितना होगा, डायरेक्शन तो हमने पता लगा दी, रिपल्सिव के अट्रैक्टिव। वैल्यू क्या होगी K Q1 Q2, मतलब 2Q इंटू Q कितना हो जाएगा 2Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक। अब ये Q3 है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव को क्या करेगा, ये भी तो इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स निकालनी है हमें। तो आप कहोगे सर क्या इनके ऊपर फोर्स नहीं, इनके ऊपर भी फोर्स लग रही है बच्चों, बट हमें तो इसके ऊपर फोर्स निकालनी है सिर्फ, ठीक है ना, इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। चलो बोलो कितनी हो जाएगी फोर्स, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स हो जाएगी F13। F13 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास में वो कितनी हो जाएगी, F13 की वैल्यू। ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F13, कितनी लगाएगा, इनके बीच फोर्स बोलो K Q1 Q2 3Q इंटू Q, 3Q स्क्वायर मतलब 3Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डी स्क्वायर, ये आ गया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस फोर्स को मान लेता हूं 2F, कितना मान लेता हूं 2F, कितनी मान लिया 2F, समझ गए होगे आप। ये जो वैल्यू है अपने पास में इसको सिर्फ F मान लिया मैंने, ये पूरी फोर्स लग रही है F12, तो इसमें F इसको नाम दे दिया वैसे, ठीक है ना, बस ताकि कैलकुलेशन आसान हो F, तो ये 2F हो जाएगी। तो ये फोर्स कितनी हो जाएगी, इसको 2F मान रहे हैं तो ये कितनी हो जाएगी 3F, क्योंकि K Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का F माना ना आपने, ठीक है, 3F हो जाएगी। अब ये दो फोर्स लग रही हैं, हमें तो नेट फोर्स निकालना है। क्या ये दोनों फोर्स ऐड होंगी, नो। सब्ट्रैक्ट होगी डायरेक्ट, नो। अब ये दो वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमें इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना सिर्फ। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर मतलब F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, cos 60 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का ये भी 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल। cos 60 होता है 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, और यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। चलो F12 की वैल्यू कितनी है 2F, तो 2F का स्क्वायर हो जाएगा 4F स्क्वायर, यहाँ पर इसकी वैल्यू 3F, स्क्वायर करोगे तो 9F स्क्वायर, F1 इंटू F2, ये इंटू दिस 2F इंटू कितना आ जाएगा 6F स्क्वायर। तो सोल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 15, और ये हो गया 19F स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, √19 इंटू F बच गया। अब √19 ठीक है, अब वापिस से आपकी वैल्यू पुट करते हैं, आपने क्या माना था, ये माना था KQ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल Q1। कुछ भी डेटा आपको दे सकता है, Q1 Q2 और Q3 की वैल्यू आप दे सकता है, तो आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक मेथड बताया है। तो Q1 चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स, Q1 के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स इस तरीके से कर सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है ना। आसान सी प्रॉब्लम आपको मैं आज करा रहा हूँ, क्लियर है। पॉज करो वीडियो को और नोट करें,
वीडियो को पॉज करें और बच्चों नोट करें इसको, ठीक है। ओके, कर लिया, हो गया, ओके ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैम ने, अगर हम बात करते हैं सीबीसी के ऊपर बेस्ड प्लस नीट के बात करें, तो हमने पहली क्लास बिल्कुल बेसिक जो आज आपको पढ़ाया है, कूलॉम्स लॉ पढ़ाया है, ठीक है। कल वाली क्लास में जैसे प्लस कुछ क्या कराएंगे आपको, प्रॉब्लम्स क्या करवाएंगे इसके ऊपर, बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, मैथमेटिकल बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स करवाएंगे, ठीक है ना, बेसिक प्रॉब्लम्स। फिर आपको पढ़ाया जाएगा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, कौन सी, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। और फिर आपको पढ़ाया जाएगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। और इसके अंदर भी कुछ बेसिक अपने न्यूमेरिकल्स बनते हैं और हम उनको करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास तो आपकी हो चुकी है आज की क्लास, ठीक है ना। अब जैसे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास में, ठीक है ना, आज की क्लास में इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर क्लास और बनेगी, एक लेक्चर और बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तब जाके हमारा कूलॉम्स लॉ कंप्लीट होगा। क्लियर है, ओके, नोट हो गया था बच्चों, कर लिया, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ओके। देखिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं कूलॉम्स लॉ में, तो जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है। जैसे मेरे पास में एक स्क्वायर है बच्चों, ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर चार्ज पार्टिकल रख दिया हमने, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे चार्ज। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर हमने प्लस का 2Q चार्ज रख दिया, इसकी वैल्यू -2Q ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं प्लस का Q ले लेता हूँ, और इसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं -Q। ये चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए थे, स्क्वायर है, इसकी साइड D ले लेते हैं, साइड D ले लेते हैं। सवाल ये है अपने पास में, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, किसी एक पॉइंट चार्ज पर लगने वाली नेट फोर्स पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास में इस स्फीयर के बिल्कुल सेंटर पर, जहाँ पर इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है Q0, या Q ही ले लेते हैं, Q चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स निकालो। ये जो सेंटर है ना, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स हमें निकालनी है, इस पर लगने वाली नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस पर तो ये चारों पार्टिकल ही फोर्स लगाएंगे बच्चों, तो वो फोर्स निकालनी है आपको। क्लियर है ना, निकाल लेंगे, इस पर क्या खास बात है। चलो कहानी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। क्या Q1 चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल इसको नाम Q0 ही दे देते हैं, चलो Q0। क्या Q1 चार्ज पार्टिकल Q0 के ऊपर फोर्स लगाएगा? यस। कैसे लगाएगा? अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। Q1 ने इसको रिपेल किया इस डायरेक्शन में, किया कि नहीं किया बोलो? और इस फोर्स को नाम दे दिया हमने F1। क्या F1 की वैल्यू बता सकते हो? यस। इनके और इनके बीच लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी? K Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये अगर D इसकी साइड है तो ये पूरा इसका जो डायगोनल होता है ये होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू D। बट इसका हाफ लेना पड़ेगा ना आपको, तो 2 से डिवाइड करोगे तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस बचेगी हमारे पास में D बाय √2। अब D बाय √2 का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू आएगी 2KQ Q0 बाय D स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अब बात करते हैं Q3। अब Q3 भी तो Q0 पे फोर्स लगाएगा। वो देखो Q3 कैसा नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस Q0 को तो अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, तो इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा और उसने इसको इधर रिपेल किया था, ठीक है ना। तो Q3 चार्ज पार्टिकल इधर ही फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को मान देता हूं F3। तो F3 कितना आएगा? इधर से दिख रहा है ना आपको, F3 की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए इसके उसके बीच लगने वाली फोर्स फिर से कितनी होगी? K,
मतलब नेगेटिव साइन से तो मतलब ही नहीं है, मैग्नीट्यूड लेना, q इंटू दिस, q इंटू क्यू नॉट बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो वही आएगी डी बाई रूट टू का स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर बाई टू वैल्यू बिल्कुल इक्वल फोर्स आएगी। क्लियर है बात, क्लियर है ना, और सेम डायरेक्शन में ऐड भी होंगी। अब बात करते हैं इनकी द्वारा लगाई गई फोर्स। अब Q4 है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस Q नोट को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा ना, ठीक है, इधर रिपेल करेगा। और ये मैं बता चुका हूँ पहले, इधर ही क्यों करता है, लाइन ज्वाइनिंग है ना, इसके अलोंग ही रिपेल करेगा। ये फोर्स मान लेता हूँ F4। और F4 की अगर बात की जाए तो F4 कितना हो जाएगा, इनके बीच लगने वाली फोर्स कि Q1 Q2 2Q इंटू दिस 2Q इंटू क्यू नॉट बाई डी बाई टू। तो F4 की वैल्यू आई 4K क्यू नॉट बाई डी स्क्वायर ये आई। अब Q2 चार्ज पार्टिकल है, वो भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब सारे चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएंगे। अब Q2 जो चार्ज पार्टिकल है वो क्यू नोट को क्या करेगा, नेगेटिव है, क्यू नोट को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये फोर्स इधर लगाएगा। फोर्स कितनी बोलो, इसकी वजह से लगने वाली है F2 मान लेता हूँ। तो इनके बीच फोर्स भी वही होगी जो इनके बीच थी, मतलब यही फोर्स निकल के आएगी बच्चों, F2 भी। क्लियर है बात, समझ में आई बात, ठीक है ना, ओके। तब नेट फोर्स निकालनी है। रियलिटी में आप ऐसा लिख सकते हो, ये माइनस का 2Q है, Q2 की वैल्यू, ठीक है, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक तो फोर्स लग रही इस डायरेक्शन में, F1 प्लस F3। F1 और F3 सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, और दोनों सेम वैल्यू हैं, इनको ऐड करो तो ये हो जाएगी वैल्यू 4K क्यू नॉट बाई डी स्क्वायर। और ये देखिए इधर लग रही है, ये फोर्स भी ऐड हो जाएंगी, 2 और 4 सेम डायरेक्शन में है, और दोनों है 4K क्यू नॉट बाई डी स्क्वायर, तो इनको भी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8K क्यू नॉट बाई डी स्क्वायर। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। अब इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं, मान लो F, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 2F। समझ रहे हो ना आप, 4K क्यू नॉट बाई डी स्क्वायर को F मान रहे हो, तो ये 4 इंटू 2 है, डबल है ना, तो ये हो जाएगा 2F। कितना हो जाएगा, 2F। अब ये दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तो हमें निकालना आता है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे बोलो नेट फोर्स निकालने के लिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब F स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2F का स्क्वायर 4F स्क्वायर हो गया, प्लस 2AB cos थीटा कितना 90, cos 90 जीरो होता तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, ये पूरा फैक्टर कितना हो गया, जीरो हो गया। तो वैल्यू आई F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर यानी 4F स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी 5 अंडर रूट 5F। F की वैल्यू वापिस से हम रख देंगे, कितनी है, ये रही 4K क्यू नॉट बाई डी स्क्वायर। तो यही आपका आंसर होगा, ये फोर्स लग रही है इस क्यू नॉट के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स। आप कहोगे कि सर हम मैग्नीट्यूड तो निकाल रहे हैं, नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं, डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही। हम डायरेक्शन पे भी चर्चा करेंगे, मैंने बता दिया था आपको वेक्टर फोर्स, तब आपको डायरेक्शंस निकालने भी इनकी सिखाऊंगा मैं। क्लियर है बात है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बोलो नहीं है ना, नोट करें जल्दी से, इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करें, ठीक है। चलो अच्छा, आप होमवर्क ये है आपका लिए, मैं इस सवाल में यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं दे रहा आपको, मैं कहता हूँ Q1 के यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, सिर्फ चार्ज पार्टिकल है, तो Q1 के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स निकालनी है आपको, इसकी वजह से और इसकी वजह से निकालोगे। बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी आपकी वो लेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, ऑल दी बेस्ट।